हेलो मित्रों, नमस्कार। देखिए, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर भारतीय भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जो कि पठार है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि पठार किसे कहते हैं, पठार कितने प्रकार के हैं, भारतीय भूभाग में पाए जाने वाले पठारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं पठार किसे कहते हैं। देखिए, पठार क्या है। भूमि पर मिलने वाली दूसरी श्रेणी के अगर जो कोई स्थल रूप पाए जाते हैं तो उसमें पठार का नाम आता है। और अपना जो पूर्ण संपूर्ण भूभाग है पूरे विश्व का, उसके 33% भाग पर क्या पाए जाते हैं, आपके पठार पाए जाते हैं। अथवा धरातल का वशिष्ठ स्थल रूप जो अपने आसपास की ज़मीन से। देखिए, इसके बारे में क्या है कि मान लीजिए ये आपकी समतल ज़मीन है, इससे ऊपर ऊंचा उठा हुआ, इस प्रकार से जो ऊंचा उठा हुआ भूभाग होगा, जैसे कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका पठार है। जबकि आसपास में आपको ये हरियाली दिखाई दे रही है, ये एक मैदान का रूप बनता है। यानी आसपास के ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है पठार आपका। और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चौड़ा और सपाट होता है, ये पठार कहलाता है। आमतौर पर यदि हम देखें तो इसके सागर तल, देखिए सागर तल क्या होता है, सागरों का तल हर जगह पर एक जैसा पाया जाता है। ये नहीं है कि सागरों का जो जल है वो सभी स्थानों पर समतल है। यानी सागर की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ से इसकी ऊंचाई को मापा जाता है। तो यहाँ से देखें तो जो आपकी औसत ऊंचाई है पठारों की वो 600 मीटर तक पाई जाती है। लेकिन ऊंचाई के आधार पर ही पठार का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, इनकी संरचना के आधार पर भी हम पठारों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब देखते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख पठार। तो देखिए, भारत में कौन कौन से प्रमुख पठार पाए जाते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। भारत के प्रमुख पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए आपके प्रमुख पठार, ये भारत के प्रमुख पठार हैं आपके। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, और साथ में दक्कन का पठार जो कि सबसे महत्वपूर्ण पठार है। और देखें तो आपका तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, ये दक्कन के पठार के ही कुछ हिस्से हैं। धारवाड़ का पठार, ये भी कर्नाटक में पाया जाता है आपका। और साथ में एक पठार और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है भारत के अंदर पाए जाने वाले पठारों के अंदर, और ये सबसे शुष्क पठार भी माना जाता है। तो ये भारत में पाए जाने वाले प्रमुख पठार हैं। अब हम पठारों के बारे में अलग अलग क्या क्या चर्चाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दक्कन का पठार, यहाँ पर आप इसका देख पा रहे हैं, ये आपको इसका दिखा रखी है पिक्चर दक्कन के पठार की। तो देखिए, दक्कन का पठार ये विशाल पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में इसको किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। और भारत का सबसे विशालतम पठार इसी को माना जाता है। दक्षिण भारत का जो मुख्य भूभाग है वो इसी पठार से बना हुआ है। इस पठार की बात करें, आकृति की बात करें तो ये त्रिभुजाकार का है, यानी कि इसका जो बेस है वो चौड़ा है। ये इस प्रकार से बना हुआ है, भारतीय उसके अंदर मैप के अंदर देखें तो हम इस प्रकार से बना हुआ है। यानी जो इसका ऊपरी छोर है वो इसका सपाट है, जबकि नीचे की तरफ, क्योंकि भारत की भी इसी प्रकार से ये लोकेशन बनती है, तो नीचे की तरफ ये त्रिभुजाकार बनाता है। इसकी उत्तर की सीमा किससे निर्धारित होती है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है। जबकि पूर्व और पश्चिम के अंदर इसके पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत के 8 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार? 8 राज्यों में फैला हुआ है। वहीं पर यदि इसकी बात करें हम किससे बना हुआ है, ये लावा से निर्मित है। किससे बना हुआ है? आपका लावा निर्मित है ये पठार। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और वो देखते हैं। देखिए, ये है दक्कन शब्द का क्या इस्तेमाल होता है। यानी दक्कन शब्द ये देखिए किस प्रकार से, देखिए ये ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपाट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये ट्राइंगल शेप बनती है इसकी। तो दक्कन शब्द जो है ये संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। अपभ्रंश शब्द से दक्कन से जिसका हिंदीकरण रूपांतरण है। यह भारत का वह भूभाग है जो कि काफ़ी विशाल है। इसमें सतपुड़ा, महादेव, मेकाल श्रृंखला से नेकल नीलगिरी पर्वत के बीच इसकी स्थिति पाई जाती है, स्थित है ये। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो ऊंचाई, इसकी औसतन ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 900 मीटर के बीच में है।
इस पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पठारों में विभाजित है। महाराष्ट्र का पठार जो कि काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जहाँ पर कपास की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का पठार जिसको कि आंध्रा प्लेटों से निर्मित है, इसी को तेलंगाना का पठार। ये आगे चल करके आंध्र प्रदेश वाला जो प्लेट है, आंध्रा प्लेटो वाला, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो है आपका जो तेलंगाना के अंदर रहता है वो तेलंगाना का पठार कहलाता है, जो कि लावा से निर्मित है। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्कियन चट्टानों की प्रधानता वाला भारत का प्रमुख पठार कौन सा है? तो वो है आपका रायलसीमा का पठार। कौन सा पठार है? रायलसीमा का पठार। इसमें तीसरा जो पठार बनता है वो कर्नाटक का पठार बनता है, जिसको कि मैसूर का पठार भी बोला जाता है, जहां पर भारतीय इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा मैसूर के शासक हैदर अली यहाँ पर राज करते थे। उनके पुत्र जो कि मैसूर के सुल्तान के नाम से, टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, टीपू सुल्तान, उन्होंने इन पे राज किया था। ये जो पठारों की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है कि ये धात्विक खनिजों से काफ़ी परिपूर्ण होते हैं। जैसे कि कर्नाटक के पठार की बात करें तो ये सोने के लिए जाना जाता है, सोने की खदानों के लिए, जिस पे जहाँ पर कोलार खान पाई जाती हैं। वहीं पर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला है, ये लोहे और कोयले के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अपने किससे, दक्कन के पठार से संबंधित। अब हम बात करते हैं दक्कन का पठार, ये किस युग का है, कौन कौन सी नदियां यहाँ से गुजरती हैं? तो देखिए, दक्कन का पठार क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्साइरी काल में होने वाली जो ज्वालामुखी घटनाएं थी, उससे जो लावा निकलता था, उस लावे से ये निर्मित है, यानी लावा निर्मित है आपका दक्कन का पठार। इसकी उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती और नर्मदा नदियां बनाती हैं। लावा से निर्मित पठार है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें, क्योंकि इसके इधर आप पूर्व साइड में चले जाएंगे तो इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये यहाँ की इसकी प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। कृष्णा और कावेरी ये आपके पश्चिमी घाट में से निकलने वाली ये सारी नदियां हैं आपकी। ताप्ती ये अमरकंटक से निकलती है, ताप्ती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी जो दक्कन के पठार में पाई जाती हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण जो अपने पठार हैं, जैसे कि मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार जो विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश वाले पठारों में इसकी गिनती होती है। वहीं पर यह बात करें हम तो गारो राजमहल से लेकर के गारो का जो राजमहल दर्रा है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का अंदर पाया जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ये अपने प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य भूभाग से अलग होकर, यानी उसी का हिस्सा है। यहाँ पर पाए जाने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों की अगर जो हम आकृति देखें, एक पहाड़ी इस प्रकार से यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऐसे, यानी इस प्रकार से इनको मिला दें तो एक तरह से कीप आकार की इनकी आकृति बन जाती है। और यहीं पर विश्व का सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र मासिन ग्राम पाया जाता है। पहले यहाँ पर चेरापूंजी हुआ करता था, जहाँ पर अब उसका नाम क्या हो गया है? जो चेरापूंजी के बगल में जो मासिन ग्राम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व की बारिश होती है। तो ये इसी क्षेत्र के अंदर स्थित है। इस पठार की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो आपकी नोक्रेक है, जो कि 1421 मीटर है। ये अपना मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार ये आपका प्रायद्वीप का ही हिस्सा है, पूर्वी उत्तर पूर्वी साइड में देखा जाए तो। वहीं पर आप देखते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर का पठार को क्या बोला जाता है? इसको भारत का रूहर कहा जाता है। और रूहर आपको पता होगा, जब जर्मनी के ऊपर जो 1919 की वर्साई की संधि थोपी जा रही थी, उस समय इसका रूहर जो लोहा और कोयले का क्षेत्र था, वो मित्र राष्ट्रों ने अपने अंदर किस प्रकार से बांटा था। तो इसलिए इसको रूहर, क्योंकि यहाँ पर कोयले और लोहे के भंडार पाए जाते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर का पठार, देखिए, दामोदर नदी इस पठार की प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो दामोदर नदी इसकी प्रमुख नदी है। यह नदी इसकी भ्रंश घाटी से बहती है। यानी भ्रंश घाटी क्या होती है? दो, यानी इधर पहाड़ हो गया, इधर पहाड़ हो गया, बीच में जो एक नीचे भूभाग बनता है उसको भ्रंश घाटी बोला जाता है। यानी ऊंचे नीचा क्षेत्र जो बन जाता है उसको भ्रंश घाटी बोला जाता है। यहाँ से गोंडवाना युग के कोयले के भंडार पाए जाते हैं इसके अंदर। वहीं पर यदि हम इस पठार के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है इसका, छोटा नागपुर के पठार का। खनिजों का भंडार घर कहा जाता है इसको, भारत के खनिजों का भंडार घर कहा जाता है।
वहीं पर यदि हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, जहाँ से आपकी ये दामोदर नदी, सवर्ण रेखा, ये नदियाँ निकलती हैं, तो ये है आपकी पारसनाथ पहाड़ी है यहाँ पर। ये इसकी ऊंचाई जो कहीं कहीं पर आपको 1370 मीटर भी देखने को मिलती है। 1370 मीटर इस पहाड़ी की ऊंचाई है। ये प्रमुख पहाड़ी है, यहाँ से सवर्ण रेखा और आपकी जो ये नदियाँ हैं ये निकलती हैं। महानदी, सोन नदी, सवर्ण रेखा, दामोदर इनके प्रमुख स्थल हैं, यानी ये इनका प्रवाह क्षेत्र है। ये नदियाँ इस यहाँ पर जो उद्योग लगे हुए हैं उनको जल उपलब्ध करवाते हैं। ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। इस पठार को क्या बोला जाता है? देखिए, इस पठार को बोला जाता है भारत का रूहर। क्या बोलते हैं इसको? भारत का रूहर बोला जाता है इस पठार को। आप देख पा रहे होंगे रांची का पठार। इसके आगे चल करके कई भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? इसके अंदर रांची का पठार आता है, हजारीबाग का पठार आता है, कोडरमा का पठार। ये सभी इस छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले अन्य छोटे पठार हैं। ये अपने महत्वपूर्ण पठार हैं छोटा नागपुर के अंतर्गत। अब हम देखते हैं आपका बुंदेलखंड का पठार, जो कि आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। बुंदेलहर बोलो के मुख से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही बुंदेलखंड है, उसी पठार का नाम है बुंदेलखंड। ग्वालियर का पठार और विंध्याचल के पठार के बीच में बुंदेलखंड का, यानी इधर आपका ग्वालियर का हो जाता, विंध्याचल का हो जाता है, इधर ग्वालियर का हो जाता है, और बीच में आपका इस प्रकार से बुंदेलखंड का पाया जाता है। इसके नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपका बघेलखंड का एक और पाया जाता है पठार। तो ये इसके बीच में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर का पठार और विंध्याचल के पठार। कौन सी चट्टानों से मिलकर के बना है? निस चट्टानों से निर्मित है। सोपानी वेदिकाएं पाई जाती हैं। सोपानी वेदिकाएं का मतलब है ऊंची नीची यहाँ पर वेदिकाएं, सरिताएं पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग में क्या पाया जाता है? बालू के पत्थर। बालू के पत्थर यानी जो आपका राजस्थान साइड वाला जो एरिया पड़ जाता है, उधर आपको बालू के पत्थर या चूने के पत्थर मिलते हैं। पूर्वी भाग में, क्योंकि पूर्वी भाग आपका किससे आ जाता है? इधर मैकाल और ये पहाड़ियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। तो बुंदेलखंड का पठार जो है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पठार है। मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का ही ये हिस्सा माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा भाग रांची का पठार माना जाता है। इसी के अंतर्गत आता है, रांची के पठार के आसपास ये बुंदेलखंड का पठार। तो अब देखते हैं हम आगे मालवा का पठार। ये मालवा का पठार भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। ये यदि पठारों की बात करें तो सबसे उत्तर, यानी इसमें 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये इनसे लगा हुआ है। इधर आपका गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान, इधर आपका मध्य प्रदेश, और बीच में ये मालवा का पठार पड़ता है। यहीं पर यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको मालव क्षेत्र कहा जाता है, माल क्षेत्र कहा जाता है। ये भी किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है, और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों की भी इसमें अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख नदियाँ और कौन कौन सी हैं वो देखिए। इस पर बेतवा, यहाँ पर बेतवा नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल व माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। माही नदी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये राजस्थान के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, वहाँ पर ऊपर इस प्रकार से ये नदी जो चंबल, आपके मालवा का पठार है, चंबल घाटी है, यहाँ से इस प्रकार से प्रवेश करती है, एक बार जाते समय फिर वापस मुड़ते समय, ऐसे ये 2 बार काटती है आपके कर्क रेखा को। ये क्वेश्चन इसका कई बार पूछा गया है। और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। बीहड़ क्षेत्र वो बोले जाते हैं जहाँ पर ऊंचे नीचे गड्ढे बनाते हुए ये नदी आगे बहती है। अब हम जानते हैं आगे ये भारत के प्रमुख पठार देख लीजिए आपके कौन कौन से हैं। शिलांग का पठार, इसी को हमने मेघालय का पठार के नाम से जाना है। शिलांग का पठार, इसी को मेघालय का पठार बोला जाता है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार, आप भारत के मैप के अंदर इनकी लोकेशन देख पा रहे हैं। ये है आपका जो अभी हमें जाना मालवा का पठार, जो कि इधर आपका गुजरात, ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश। ये आपका बुंदेलखंड वाला है। ऊपर यदि आप भारत के सिरताज पर बात करें तो वहाँ पर आपका लद्दाख का पठार, जो कि सबसे शुष्क पठार जाना जाता है। ये आपका बघेलखंड का पठार, मैंने अभी बताया था कि बघेलखंड का पठार, इधर मालवा का पठार, ऊपर बुंदेलखंड का, नीचे बघेलखंड का पठार आता है। ये आपका दक्कन का पठार आ जाता है। इसके
ये पार्ट है, ये कर्नाटक का पठार हो गया, ये तेलंगाना का पठार हो गया, और इस पठार को नाम दिया जाता है महाराष्ट्र का पठार। ये आपका दंडकारण्य पठार है, जो कि दंडकारण्य कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलता है आपको, ये आपको दंडकारण्य का पठार। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना, भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जाना, उनकी लोकेशन के बारे में जाना, और पठार किसे कहते हैं इनसे संबंधित हमने इन सभी चीज़ों को जाना है। किस पठार से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में देखिए पढ़ते पढ़ते हमने जाना है इन सभी के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर अवश्य बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।